गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय, यानी जिसके मैंने दो अन्य नाम भी बताए थे, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। तो इसकी क्षेत्र और शक्तियां, कि इसके पास क्या क्या शक्तियां हैं, जो हमारी केंद्र सरकार की न्यायपालिका है, उसके संबंध में बताया गया है कि हमारे संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को बहुत अधिक व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है, जिसका अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। पहला दिया है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, कि प्रारंभ के क्षेत्र कौन कौन से दिए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय को, जिसमें देखिए अपने भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद हो जाए, या किसी प्रकार से दो या अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक मामले के विषयों में संबंध में कोई किसी प्रकार का विचार रखना हो, या विषयों से संबंधित मतभेद हो जाए। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को निम्नलिखित दो वर्गों में रखा जा सकता है। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का आशय उन विवादों से है जिनकी सुनवाई केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं। भारत सरकार था एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। भारत सरकार संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों के संबंध में उत्पन्न कोई विवाद। इस प्रकार के विवादों का निपटारा हमारे सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में ही संचालित होता है, वहीं हल होते हैं। दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। समवर्ती विषय से संबंधित, कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद हो जाए, या मौलिक अधिकारों से संबंध के बारे में। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकार प्रदान किया गया है, कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमारे केंद्र का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसको तो अधिकार मिला ही है विवादों को हल करने का, साथ में राज्यों के उच्च न्यायालय को भी यह अधिकार मिला है। वे चाहे तो पहले किसी राज्य के उच्च न्यायालय में और चाहे तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित किए जा सकते हैं। दूसरा प्रकार का है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभ के तो क्षेत्र बताए गए हैं, एक तो दो राज्यों के बीच विवाद, केंद्र सरकार या राज्यों के बीच किसी प्रकार का विवाद, या समवर्ती सूची के विषयों पर कोई विवाद, और फिर मौलिक अधिकारों के लिए किसी प्रकार से विवादों का निपटारा केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच हल होता है, न्यायपालिका उसको विवाद को हल करती है। अब है अपीलीय क्षेत्राधिकार, कि सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ संविधान ने अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है, और ये भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, कि ये कोई भी किसी प्रकार से अपील करने का अंतिम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को ही रखा गया है। इसका निर्णय सर्वमान्य है। उसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। अगर किसी प्रकार के राज्यों के उच्च न्यायालयों से कोई संतुष्ट नहीं होता है, चाहे राज्य सरकार हो या कोई किसी प्रकार के नागरिक हो, वो अपने न्याय से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो उच्च न्यायालय से उस विवादों को सर्वोच्च न्यायालय में हल करवा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्न 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है संवैधानिक मामलों से संबंधित, दीवानी मामले, फौजदारी व विशिष्ट अन्य कार्य। इन सब के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय हल कर सकता है। पहला है संवैधानिक मामला। तो संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। फिर दिया है दीवानी मामले, जो किसी प्रकार से भूमि से संबंधित हो या किसी धन से संबंधित हो, उनके मामले भी हल होते हैं। इस संबंध में मूल संविधान के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में केवल ऐसे ही दीवानी विवादों की अपील की जा सकती थी जिसमें विवादग्रस्त राशि 20,000 रुपए से अधिक हो, किंतु 1973 में हुए 30वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 133 को संशोधन कर उक्त धनराशि की सीमा
20,000 हटाते हुए अब यह निश्चय किया गया है कि सभी दीवानी विवादों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकेगी। तो इसकी राशि को कम कर दिया गया है कि कोई भी किसी प्रकार की अपील कर सकता है। फिर है फौजदारी, कि किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े के कारण किसी को मृत्युदंड मिल गया हो, किसी को सजा मिल गई हो और वो उच्च न्यायालय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। फौजदारी के क्षेत्र में उन विवादों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। कौन कौन से निर्णय? जैसे उस न्यायालय ने नीचे के न्यायालयों को ऐसे किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया है जिसमें नीचे के न्यायालय से अभियुक्त को अपराध मुक्त कर दिया गया था, या उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय में चल रहे किसी विवाद को अपने यहाँ लेकर अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया गया हो, या उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है। तो इस प्रकार के मामले, अगर कोई मृत्युदंड से संतुष्ट नहीं है या नीचे की अदालत में मृत्युदंड का मामला चल रहा है कि मृत्युदंड मिलेगी, उसको दे दिया गया है, तो इन सब के मामले, और तीसरा दिया गया है यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि इसका मामला तो सर्वोच्च न्यायालय में हल होगा, तो इस प्रकार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में ही न्याय होता है। फिर विशिष्ट, कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो उपयुक्त श्रेणी में नहीं आते हैं लेकिन जिनमें सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। अतः अनुच्छेद 135 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालयों को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्याय मंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे। तो इस प्रकार के मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में हल किया जाता है। फिर दिया है अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। कोई भी किसी प्रकार से अगर भारत का प्रमुख है जहां सैनिक न्यायालय, उसको छोड़ करके किसी भी राज्य के उच्च न्यायालयों को निर्देशित कर सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार हमारे सबसे बड़े न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह सैनिक न्यायालयों को छोड़ करके, जहाँ सैनिकों को न्यायालय अलग होते हैं, सैनिकों को किसी प्रकार से जहाँ उनको नौकरी से निकालना या किसी प्रकार से देश के साथ गद्दारी करना, ऐसे मामले सैनिक न्यायालय में हल होते हैं। उनको छोड़ करके किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपने यहाँ अपील की अनुमति दे सकता है। उसकी इस शक्ति पर कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है। फिर क्षेत्र आता है परामर्श संबंधी अधिकार। अब देखिए, परामर्श के रूप में बताया गया है कि राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार से परामर्श सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश दे सकता है अगर राष्ट्रपति चाहे तो, किंतु राष्ट्रपति उनके परामर्श माने या नहीं माने इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तो देखिए, हमारे देश के सबसे बड़े कार्यपालिका का पद है राष्ट्रपति। तो संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है कि अनुच्छेद 143 में स्पष्ट किया गया है, जिसके अनुसार किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि यानी कानून या तथ्य का कोई भी प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो उस प्रश्न का सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है कि किसी भी विषय पर जो सार्वजनिक महत्व रखता हो उसके संबंध में वह राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। न्यायालय परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर होगा। तो ये व्यवस्था की गई है कि न्यायालय के द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति माने या नहीं माने, किंतु अनुच्छेद 143 में व्यवस्था की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति चाहे तब उसको परामर्श भी देना पड़ेगा। फिर है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय की मुख्य दो बातें इसमें स्पष्ट की गई है कि एक तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा। दूसरी बात यह की गई है
कि इसके द्वारा दिया गया निर्णय कि किसी भी प्रकार से उसकी आलोचना नहीं कर सकते। जैसे अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। अब अभिलेख न्यायालय के दो आशय हैं। दो आशय इस प्रकार है कि अभिलेख न्यायालय क्यों कहते हैं, तो इसके दो बिंदुओं से हम इसको अभिलेख न्यायालय कहते हैं। प्रथम बिंदु बताया गया है कि न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे, कि इसके द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा, उसको साक्ष्य के रूप में सब जगह माना जाएगा। इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने तथा उनकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, तो कोई भी किसी प्रकार की आलोचना नहीं कर सकता। द्वितीय, इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। अब देखिए, यानी कि आलोचना नहीं कर सकते, और आलोचना की गई या इसके द्वारा इसके दिए गए निर्णय को कोई नहीं मानता है, तो नहीं मानने वालों को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। ऐसे विशेष प्रावधान अनुच्छेद 129 में लिखा गया है कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, और अभिलेख न्यायालय की ये दो बिंदु महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट है। फिर नेक्स्ट दिया गया है मौलिक अधिकारों का रक्षक। आप सब जानते हैं 6वीं क्लास से आ जाता है हमारे मूल अधिकार। तो नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, और अगर उन मूल अधिकारों का कहीं पर भी हनन हो रहा है तो दोनों न्यायालयों को अधिकार मिला हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय को भी और उच्च न्यायालयों को भी। वे इनका किसी न किसी प्रकार से उनका हल कर सकते हैं, उनके विवादों का निपटारा कर सकते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, प्रसा और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है, कि हम किसी को भी ज्यादा समय तक बंदी नहीं बना सकते। जैसे आपको पता है, कोई भी किसी प्रकार से अगर थाने में 24 घंटे से ज्यादा बंदी नहीं बना करके रख सकते, उसको न्यायालय में पेश करना पड़ता है। पर हम आदेश दे सकता है छोटी अदालतों को, और उनको उत्प्रेषण किसी प्रकार से यातना देने वालों को भी सर्वोच्च न्यायालय दंड दे सकता है। अब है अंतिम बिंदु दिया है हमारा संविधान का संरक्षण, यानी कि हमारे जो 395 अनुच्छेद हैं, जो बुक लिखी गई है, हमारी जो पुस्तक है, उसका संरक्षक, उन सब के कानूनों की रक्षा हमारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। न्यायिक पुनर्विलोकन, किसी के द्वारा दिए गए न्याय की दोबारा से भी जांच सर्वोच्च न्यायालय में होती है। जैसे मान लो सर्वोच्च न्यायालय में किसी के द्वारा दी गई न्याय से संतुष्ट नहीं होता है और वह अपील करता है, तो अपील करने पर उसके निर्णय को दोबारा से भी जांच की जा सकती है, या सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे लगता है कि इसके द्वारा दिया गया निर्णय दोबारा से जांच करने योग्य है। तो संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षण का कार्य भी प्रदान किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों के वैधानिकता की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों की पुनर्लोकन का अधिकार देता है। यदि संघीय संसद या राज्य विधानमंडल संविधान का अतिक्रमण करते हैं या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध विधि का निर्माण करते हैं, तो संघीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित ऐसी विधि को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है। तो ये व्यवस्था की गई है हमारे न्यायपालिका में कि अनुच्छेद 131 और 32 में दोनों न्यायालयों को अधिकार मिला हुआ है, और अधिकार ये मिला हुआ है कि हमारी केंद्र सरकार व राज्य सरकार किसी भी जांच पुनः कर सकती है, किसी की भी जांच दोबारा से सर्वोच्च न्यायालय में करवा सकती है। तो हमारी केंद्र सरकार जो प्रमुखतः संसद के द्वारा चलती है, और राज्य विधानमंडल जो विधानसभा के द्वारा चलती है, अगर उसमें किसी प्रकार से मूल अधिकारों के हनन हो रहा है तो उसकी भी न्यायपालिका जांच कर सकती है। तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय
अवैधानिक घोषित कर सकता है अगर मूल अधिकारों पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार अतिक्रमण करने की कोशिश करती है। तो ये दोनों अधिकार दोनों न्यायालयों को मिले हैं, सर्वोच्च न्यायालय को भी और उच्च न्यायालयों को भी। आपको फिर बता दें, देश का सबसे बड़ा न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों का सबसे बड़ा न्यायालय है उच्च न्यायालय। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है कि अगर किसी भी प्रकार से केंद्र सरकार या राज्य सरकार मूल अधिकारों में अतिक्रमण करने की कोशिश करती है तो उनको पुनः न्याय दोबारा से कराने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को मिला हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय किसी की भी दोबारा से जांच कर सकता है। जब सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही दिया गया निर्णय सही नहीं हुआ है तो सर्वोच्च न्यायालय पुनः दोबारा से किसी भी न्याय की अपील करवा सकता है, पुनः उसकी जांच करवा सकता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय दिए गए न्याय की पुनः अवलोकन कर सकता है, दोबारा से जांच करवा सकता है। ये इसको अधिकार मिला हुआ है जिसको स्पष्ट किया गया है हमारे अनुच्छेद 131 और 32। तो देखिए बच्चों, आपको इस रिलेशन में आपने पढ़ा केंद्र सरकार के तीनों अंगों के बारे में। पहला हमने पढ़ा व्यवस्थापिका, और व्यवस्थापिका में हमने पढ़ लिया संसद। संसद के 3 अंग होते हैं। 3 अंगों में पहला था निम्न सदन, दूसरा उच्च सदन और तीसरा था राष्ट्रपति। फिर हमने पढ़ा संसद की कार्य और शक्तियां जो 6 पॉइंटों में दी गई है। फिर हमने अलग अलग पढ़ा, अलग अलग हमने क्या पढ़ा कि प्रमुखतः लोकसभा की शक्तियां क्या है, राज्यसभा की शक्तियां, उनके बिंदु समान थे। फिर दूसरी लोकतंत्र या केंद्र सरकार का दूसरा अंग पढ़ा हमने कार्यपालिका। अब देखिए, कार्यपालिका में कार्यों को संचालित करने के लिए हमने 4 पदों के बारे में पढ़ा कि कार्यपालिका के रूप में औपचारिक प्रधान तो राष्ट्रपति होता है और वास्तविक शासन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो भारत का लोकतंत्र वास्तविक सत्ता या वास्तविक शासन की सत्ता प्रधानमंत्री के पास होती है और औपचारिक सत्ता नाम मात्र की राष्ट्रपति के पास होती है। और हमने इन पदों के बारे में पढ़ा, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, फिर प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा और फिर मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ा। दैट्स ऑल, ये पॉइंट हो गए। फिर हमने पढ़ा तीसरा, केंद्र सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र अंग है। 3 अंग है, जो अन्य 2 अंग है दोनों अंगों से स्वतंत्र है न्यायपालिका। और न्यायपालिका का सर्वोच्च लीडर है सर्वोच्च न्यायालय। हमने पढ़ा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य 2 नाम भी पढ़े, उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। तो आपको पूरी तरह से इसको तैयार करना है और ये भी जानना है कि अनुच्छेद 131 और 32 में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार मिले हैं जिनके द्वारा वे किसी भी प्रकार से नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करेंगे। दोनों न्यायालय, अगर नागरिकों के मूल अधिकारों को कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार हनन करने की कोशिश करती है तो उन सब की दोबारा से जांच और न्याय, या किसी प्रकार से मूल अधिकारों पर हनन करती है तो उन्हें रोक सकती है। ये दोनों अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को मिला हुआ है, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मिला हुआ। उच्च न्यायालय राज्य का बड़ा न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय देश का बड़ा न्यायालय। अब इस लेसन के क्वेश्चन बड़े निम्नात्मक प्रश्न भेजना है, वो भेजूंगा मैं। वो आपको निम्नात्मक प्रश्न ही करने हैं क्योंकि बोर्ड में निम्नात्मक प्रश्न ही आते हैं। बाकी लेसन पूरा होता है, वर्क पूरा करना है, नोट्स अच्छी तरीके से बनाना है, बार बार किताब को पढ़ना है। थैंक यू, धन्यवाद।